हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए प्यारे साथियों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। क्या हाल चाल है साथियों? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में हम लोग अनु सर के साथ मिलकर करेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले वैसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके आने की बहुत सारी संभावना होती है और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। होल केमिस्ट्री से सवाल होगा, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में होगा। चीजों को समझते चलना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। फिलहाल तब तक जुड़ जाएं फटाफट से सभी लोग। और कल से नवरात्रि का पर्व जो है हम लोगों का शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोगों को शाइन संग्रह परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आप सभी लोगों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे, आप सब पर उनका कृपा बना रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप जीवन में खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए। हम ऐसे कामना करते हैं मां दुर्गे से। चलिए स्टार्ट किया जाए साथियों, स्टार्ट किया जाए। मेरा फोनवा खराब हो गया है भाई, मेरा जो है ना फोनवा जो है खराब हो गया है। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ना ना नी, ना ना रे, ना 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 ना, ना 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 ना। चलो जी स्टार्ट किया जाए। चलिए 70 ऑब्जेक्टिव सवाल है। पहला सवाल, सवालों का सिलसिला चालू रहेगा। आप सब लोग जो है अच्छे से सवाल का जवाब लगाइए। बेरवादार ठोस पदार्थ कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? बेरवादार ठोस पदार्थ किसको कहा जाता है? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित नियमित ज्यामितीय आकृति ना हो, जिसका कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निश्चित ना हो बच्चों, उसको हम लोग अक्रिस्टल या बेरवादार कहते हैं। और उस श्रेणी में आता है हमारा कांच। कांच क्या हो जाएगा? अक्रिस्टल। हीरा क्या हो जाता है? क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्या हो जाता है? क्रिस्टल। क्लियर है? तो देखो भैया क्रिस्टल अक्रिस्टल से तो सवाल हर बार बनता है, तो ये तो आप लोगों को वैसे ही क्लियर हो गया होगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अभिक्रिया में उत्प्रेरक अगर धनात्मक उत्प्रेरक रहा तो यह अभिक्रिया की दर को क्या करता है बच्चों? बढ़ाता है। और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक रहा, निगेटिव रहा, तो यह अभिक्रिया के रेट ऑफ को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है। ऑप्शन सी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? भाई मेरे, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही सही है। अब इस बात को समझना है, खनिज ये हो गया पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सभी धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या है? खनिज है, जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सके। लेकिन अगर किसी खनिज से धातु हम निकाल रहे हैं और अगर सस्ते में धातु निकल रहा है, जैसे मान लीजिए ए और बी है और इन दोनों से हमें एल्यूमिनियम निकालना है, तो अगर ए से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं तो बहुत आसानी से और कम खर्च में निकल रहा है, लेकिन बी से निकालने में महंगा पड़ रहा है। तो जिससे सस्ता पड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे कि भैया वो अयस्क है। तो हम खनिज को ही अयस्क कहेंगे, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। सभी खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे, सभी खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे।
तो ध्यान रखना ये खनिज है, लेकिन जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं, कम खर्चे में और आसानी से हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्या सभी टॉपर्स हैं? नहीं, लेकिन जितने टॉपर्स हैं वो तो स्टूडेंट है ना। बात समझ में आ गई? तो जितना खनिज है क्या सभी खनिज अयस्क है? सभी से सस्ते में निकलता है क्या? नहीं, लेकिन जितना अयस्क है वो तो सब खनिज ही है ना। खनिज को ही तो अयस्क कहते हैं, लेकिन सस्ते से जो होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सभी खनिज अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन ए सही है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गड़बड़ है। सभी क्षार भस्म भी नहीं होता, सभी भस्म क्षार होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र, बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है, रेजोनेंस के कारण हम ऐसे लगा देते हैं ये बेंजीन है, या आप देखें इसका डीलोकलाइजेशन करने के बाद यही आता है बच्चों, 3 डबल बॉन्ड इस प्रकार से होता है। अणु सूत्र इसका क्या होता है? C6H6, क्योंकि हर जगह पे एक एक जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन यहां पर क्या है बच्चों? अटैच है। समझ गए सब लोग? बोलो हाँ या ना भाई, एकदम फटाफट एकदम बने रहना अंत तक हमारे साथ। और कल हम लोग जुड़ेंगे पूरे टीचर्स के साथ धमाकेदार एक सेशन में। अब तक का एक ऐसा सेशन जिस सेशन में आपको बहुत मजा आएगा। तो कल शाम 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। कल यानी कि 3 अक्टूबर को आप सब लोग हम सब के साथ जुड़ेंगे एक सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग बहुत धमाकेदार सेशन कल करेंगे। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन किसको कहते हैं? जो रॉबल के नियम का पालन करता है। जो रॉबल का नियम का पालन करेगा वो आदर्श नियम का पालन, उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन के लिए बच्चों डेल्टा भी मिक्स बराबर 0 हो जाता है। डेल्टा H मिक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ गए क्या? ये रॉबल के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना। जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं सब लोग फटाफट से, भाई एक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो जवाब नहीं देगा। सब चैट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई ठोको एकदम। 6ठा नंबर सवाल, कीटोन का अपचयन इससे कराने पर क्या मिलता है? याद करो, एल्डिहाइड का अवकरण कराने पर, कीटोन का अवकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया क्या? जरा बताना, समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत है? कीटोन का मतलब क्या हो गया? RCOR, RCOR। अब इसमें जब आप इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अवकरण कराओगे तो प्लस H2 क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? प्लस H2 जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है? RCOR को आप ऐसे लिख सकते हो, हैं? तो ये CH2OH, हैं? अब यहां पर RCR, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्या? तो CHOH, एक H यहां पे और एक H यहां पे, ये ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पे आया, एक हाइड्रोजन यहां पे आया। जरा बताना ये सेकेंडरी है कि प्राइमरी है कि टर्शियरी है? सेकेंडरी है। कैसे सर? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बोकेटायन की अगर बात करोगे इसमें तो ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन जहां आ गया मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है बच्चों? कम होता है। समझ गए सभी लोग? क्लियर है? क्लियर है? अगला, CONH2 ग्रुप को क्या कहते हो? देखो ये RCONH2 टाइप का जो भी ग्रुप रहता है इसको हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कर एमिडो ग्रुप यहां पे है। किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा? जो चीनी का घोल होगा बच्चों उसमें टिंडल प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह वास्तविक विलयन बनाएगा। पूरी तरीके से चीनी क्या हो जाएगा बच्चों? घुल जाता है। और इसके अंदर इसमें विलय कण का जो आकार होता है वो क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों? क्या होता है? बहुत ही छोटा। क्यों? इतना कि आप उसको सूक्ष्मदर्शी से भी देखें तो आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा।
1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड जिसको कहते हो। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देगा? सिल्वर मिरर जांच का मतलब भैया याद रखिए, टॉलेंस अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? टॉलेंस अभिकर्मक, पढ़ा चुका हूं कई बार। और टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अगर कोई अभिक्रिया करता है तो वो होता है बच्चों एल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। अब जरा देखो इसमें कोई ऐसा है क्या जो एल्डिहाइड है? कोई है ऐसा जो एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए। ऑप्शन में देख रहे हैं, कह रहे हैं सर COOH, 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 COOH। जा कर्म में फूट गई हमार, ऑप्शन में हिले नहीं है। बच्चा होगा कंफ्यूज, लड़के हो जाएंगे कंफ्यूज, लेकिन यहां पे सही जवाब बी होगा। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि आप इसकी संरचना को देखिए, इसमें CHO है, HCOOH यही है ना? देखो तो CHO है नहीं क्या यहाँ पे? यही है ना CHO? पढ़ाया हूं, सिखाया हूं, समझाया हूं क्या कि फॉर्मिक अम्ल एसिड जैसा भी काम करता है और एल्डिहाइड जैसा भी काम करता है, क्योंकि इस बच्चों इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एसिड वाला भी ग्रुप है। तो जब जैसा तब तैसा, हम तेरा भी नया बरह नहीं सकते। मतलब एक व्यक्ति गाना भी गा रहा है और जब जरूरत पड़ा तो डांस भी कर लिया। एक ही व्यक्ति के अंदर वो दो नेचर पड़ गया। जैसे यहां फॉर्मिक एसिड जरूरत पड़ा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और जरूरत पड़ा तो बच्चों CHO की तरह भी काम करेगा। लेकिन बहुत मैं गंदा फटे बांस की तरह आवाज की तरह गाना गा दिया, आप लोग टेंशन मत लेना। टेंशन क्यों लोगे भाई? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हो? जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उस खनिज को अयस्क कहेंगे। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उस खनिज को क्या कहते हो? अयस्क। और अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हो? गैंग अथवा धात्री। और अशुद्धि को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाते हो उसको फ्लक्स कहते हो। और गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है बच्चों स्लैग, धातु मल। ये क्या है? ये कैसे बना है? ये कैसे बना है? गैंग और फ्लक्स आपस में मिल करके बनाए हैं। गैंग और फ्लक्स आपस में मिल करके बने हैं। क्लियर है बालक? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बता दीजिए सभी लोग हाँ या ना। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ओ ओ ओ ओ। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन मेथॉक्सी मेथेन है? पढ़ाया हुआ सवाल अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया था बच्चों कि मेथॉक्सी मेथेन का मतलब क्या है। मेथॉक्सी मेथेन भाई कमेंट बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, अपना प्रैक्टिस जिंदाबाद रखो, समझ गए? परीक्षा सर पे है, कपार पे नहीं। मेथॉक्सी मतलब CH3O और मेथेन का मतलब CH3। याद रखना ऑक्सी हमेशा छोटे वाले कार्बन के साथ लगा होता है। कहीं पे दिख रहा है क्या CH3O CH3, CH3O CH3 सब अटकल भटकल मिला के क्या कहेंगे? भटकल ध्यान तो अटकल ज्ञान। बच्चों कभी भी ध्यान को भटकाइए मत पढ़ाई से। क्वेश्चन कह दिया कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्या गुणधर्म उसको कहा जाता है जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता हो। वैसा नेचर विलयन का सॉल्यूशन का जो ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो बच्चों उसमें क्या मिल जाएगा आपको? परासरणी दाब अगर दिख जाए तो और बेटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव गोली मारो, चालकता को गोली मारो, अर्धायु को कीचड़ में फेंको, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। 4 ही एग्जाम्पल है। एक हो जाता है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा सुन लेंगे अंग्रेजी। एक होता है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब बालक क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। उसके बाद बच्चों हो जाता है वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा हो जाता है परासरणी दाब। ये होते हैं जो नंबर पे डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर। क्लियर है? आगे चलो। एल्के नल का सामान्य सूत्र क्या होता है? यहां एल्के नल नाम को थोड़ा सा तोड़ दीजिए।
एल्केन नल को हमने हथौड़ा मारा, दो शब्द अलग अलग निकल के आ गया। एल्केन में ई जुड़ा हुआ है, सॉरी ई को हटा करके एल जोड़ा गया था, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि बच्चों एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों का क्या होता है सामान्य सूत्र, CnH2nO। क्या होता है बच्चों, CnH2nO। कहीं पे दिख गया क्या, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ओके, बी फॉर क्या हो जाएगा बालक, बॉम्बे। फटाफट से थोड़ा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए। इस ऊर्जा के साथ हम लोग जो है पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, यहां पिछला सवाल क्लियर हो गया। अगर मान लो कीटोन का भी पूछता तो क्या कह देते आप, अगर कीटोन का पूछ देता तो क्या कहते बच्चों, कीटोन का भी पूछता तो क्या कहते आप सब लोग। चलो ठीक है, वही कहना है जो यहां पे कह रहा है, CnH2nO। किसी का कोई दिक्कत। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होता है बच्चों, इसमें NiCl4 पे 2- का ध्यान रखना सभी लोग। ये मैं आप ही अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दूंगा तो उस दिन ये भी सवाल ऐसे ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। वात भट्टी के अंदर किस ऑक्साइड का चयन होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि आज ही इस क्वेश्चन को अपने प्रहार और समाधान बैच के अंदर पढ़ा के आया हूं। तो जितने भी बच्चे हैं भाई तुरंत से बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। वात भट्टी के अंदर, अभिधमन भट्टी के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वात भट्टी कहते हैं इसको, ब्लास्ट फर्नेस जिसको कहा जाता है, इसमें किस ऑक्साइड का, ए आयरन का ऑक्साइड, ए फॉर अनुसार लगा लो भाई। आयरन का ऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। Fe2O3 का अपचयन हो गया सबसे ऊपरी भाग में, तो Fe3O4 प्लस में CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। फिर इसका क्या होता है बच्चों वापिस, तो ये बना लेता है FeO प्लस में CO2। फिर वापिस इसका अपचयन होता है तो हमको क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आयरन। समझ में आ गया। ये वात भट्टी के सबसे ऊपरी हिस्से का अभिक्रिया है, आयरन का ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड होता है जो लौह चुंबकीय होता है भैया, क्रोमियम का ऑक्साइड CrO2 लौह चुंबकीय होता है। एक फैराडे बराबर कितने कूलम्ब होता है बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसी को एक फैराडे कहते हैं। फैराडे और फैराड दोनों अलग अलग चीज है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर आता है संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता में फैराड वर्ड आता है, और फैराड वहां पर धारिता का मात्रक हो जाता है। यहां एक फैराडे हम कहते हैं, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बच्चों 1 दर्जन कलम का मतलब 12 गो कलम, 1 दर्जन कॉपी का मतलब 12 गो कॉपी, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। 14.022 गुना 10 के पावर में 23 होता है। अब बता दो सभी लोग, 10 के पावर 23, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, कर देंगे हम गुना फाइनल कैलकुलेशन के बाद। लगभग ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 96,500 कूलम्ब लगभग में आएगा। 484 आसपास में आता है, तो 96,500। सावधानी हटी दुर्घटना घटी पढ़िएगा, 96,550 दिखेगा, 96 दिखेगा, 95,500 दिख जाएगा। तो जल्दीबाजी में आंसर टिक नहीं करना है, जल्दीबाजी में आंसर टिक नहीं करना है। चलो आगे पढ़ो। लोहे का अयस्क कौन है, आज ये भी पढ़ाया हूं। लोहे का मुख्य अयस्क हेमाटाइट, लोहे का मुख्य अयस्क हेमाटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। लेकिन अगर लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमाटाइट भी है, सिडेराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, ऑल ऑफ दीज। लेकिन अगर मुख्य अयस्क पूछता तो क्या कहते बच्चों, हेमाटाइट। मुख्य अयस्क नहीं पूछा है मेरे से, मुख्य अयस्क नहीं पूछा है, चीफ ओर ऑफ आयरन नहीं पूछा है, सिर्फ ओर्स ऑफ आयरन पूछा है। तो हम सभी को लगाएंगे क्योंकि सभी इसी के हैं। क्लियर। अगला, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, पूछा हुआ सवाल है भाई। गलती मत करना, किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। एल्कोहल बनने के क्रम में, अब देखो एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल बनने के क्रम में एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों, RH।
एल्केन का मतलब क्या होता है? RH। अब सुनिए, हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि एल्कोहल बन जाए? एल्कोहल का मतलब क्या होता है? R के साथ OH ग्रुप, R के साथ OH ग्रुप। अब सुनिए, OH एकदम पूरा स्मार्ट बन के कोट पैंट पहन के आया हाइड्रोजन के पास, बोला बनोगे बहुत तेज, मारेंगे एक थप्पड़ बस तुरंत उठ जाओगे, चलो भागो यहां से। आया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, न्यूक्लियोफाइल के रूप में आता है, नाभिक स्नेही, आक्रमण करता है। SN1 SN2 पढ़े हो ना, आक्रमण करेगा, अटैक मार के इसको खत्म कर देगा। मतलब इसी तरीके से RX पर करता है एल्काइल हैलाइड के थ्रू, लेकिन यहां पर जो प्रतिस्थापन होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा होगा। OH को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज। संक्रमण तत्व का मतलब क्या हो गया बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व को जरूर हम संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन संक्रमण का मतलब क्या होता है कि मतलब हम इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हम कह सकते हैं। डी ब्लॉक पूरी तरह से, डी ऑर्बिटल या सबसेल, डी सबसेल का डी ऑर्बिटल पूरी तरह से ना भरा हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, पूरी तरह से ना भरा हो। अगर पूरी तरह से भर गया मतलब समझ जाइएगा भैया वो संक्रमण तत्व नहीं है। अगर पूरी तरह से भर गया तो वो संक्रमण तत्व नहीं है, पूरी तरह से भर गया तो वो संक्रमण तत्व नहीं है। बात समझ में आ गया? प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर पूरी तरह से भर जाएगा तो संक्रमण तत्व कहोगे? नहीं कहेंगे मेरे भाई। तो 3 तत्व ऐसा है जो कि पूरी तरह से भरा रहता है, वो क्या है? जिंदगी कबाड़ा हो जाएगी जिंदगी, लेकिन रियल मायने में जिंदगी बहुत आनंदित होती है। बस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, जिंदगी कबाड़ा होगी। जिंदगी मतलब Zn जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg मतलब पारा। इन सब के बच्चों इसका 3D10 पूरा भरा रहता है, इसका 4D10 आता है विन्यास में, और इसका 5D10 आता है। अब डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10। डी में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बच्चों? 10 रख सकते हैं, 10। डी में कितना रख सकते हो जरा बताना सभी लोग। अरे 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 इन कौन ची आई डाडा, आई हो डाडा। चलो लो तो देखो, अब तो जूम कर दिया मैंने, लेकिन तो बड़ा खतरनाक सिस्टम है भाई। बहुत खतरनाक है ना, उतना ही बढ़िया था, ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है। तो इसका पूरी तरह से भरा हुआ है। तो बच्चों यहां पर हमारा सही अरे 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 डी ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ब्लॉक। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई देता है उसको क्या कहते हैं? जैव अणु में भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, बायोमोलिकुल्स के अंदर। जो बच्चे हमारे साथ प्रहार बैच में पढ़े होंगे उनको पता होगा क्या कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने के बाद 2 या 2 से 10 तक, 2 या 2 से 10 तक के अगर छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं बच्चों? ओलिगोसैकेराइड। अब इसी में मान लीजिए आ गया C12H22O11, ये क्या हो गया? सुक्रोज मान लो। जल अपघटन करा दिया तो हमको क्या मिल गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जल अपघटन नहीं होता है क्योंकि ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। क्या मोनोसैकेराइड का जल अपघटन होगा? क्या मोनोसैकेराइड का जल अपघटन होगा? भाई मेरे आप लोग थोड़ा शेयर लगा देना, थोड़ा शेयर लगा देना सभी लोग। और देखो भाई, हाँ शेयर कर दीजिए आप लोग। अरे वाह, आज इतने सारे बच्चे, क्या बात है। जुड़िए प्रतिदिन आप लोग, हम तहलका मचा देंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो भैया मोनोसैकेराइड का जल अपघटन कभी नहीं होता है, ग्लूकोज का फ्रक्टोज का नहीं होगा। अगर कोई आपसे पूछता है ग्लूकोज में कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, तो बच्चों ग्लूकोज के अंदर हो जाता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन रहता है। चलो बता दो, ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप रहेगा? ग्लूकोज के अंदर CHO मतलब एल्डिहाइड, और इसके अंदर फ्रक्टोज रहता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन वाला। क्लियर है?
ओलिगोसैकेराइड का मतलब इसका जल अपघटन होगा 2 से 10 तक। अब चूंकि ये 2 को छोटा छोटा दे दिया तो ये डाइसैकेराइड, 3 देगा तो टेट्राई, 4 देगा तो टेट्रा, इस तरीके से। बट इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। क्लियर है बालक? अगला ब्यूनाएन तथा ब्यूनाएस रबर क्या होता है? ब्यूनाएन, ब्यूटाडाइइन, ब्यूनाएन का मतलब क्या होता है? ब्यूनाएन तथा ब्यूनाएस, समझना आप सभी लोग। देखो ब्यूना का मतलब पहले समझो, BUNA, इसका होता है मतलब ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, बहुलक जो चैप्टर है ना बच्चों, बहुलक जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और Na का मतलब क्या होता है? सोडियम, ठीक है ना? इससे स्टाइरिन हो जाता है, इसको बनाया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये केमिकल के थ्रू। आप देख रहे हो स्टाइरिन, सोडियम, ब्यूटाडाइन, इन सब के साथ मिलाया जाएगा, बहुलीकरण कराया जाएगा, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित। भाई बहुलक का मतलब समझो, जैसे यहां रबर की बात कर रही है तो रबर का 2 सोर्स, एक वो है कि हम नेचुरल चीजों से बना रहे हैं, जैसे पेड़ पौधों से निकाल के बना रहे हैं, तो पौधा क्या है? प्राकृतिक रूप से है। तो प्राकृतिक कब होता है? जब पौधों से, प्राकृतिक चीजों से बनता तब। लेकिन यहां पर समझिए आप सभी लोग कि भैया ये तो ब्यूनाएन में ब्यूटाडाइएन कोई पौधा वाला बात ही नहीं है, तो ये तो संश्लेषित हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। पेट में जब एसिड बन जाए, कभी गांव में बारात आ गई, ब्याह शादी लाग गई, पार्टी साटी हो गई, दबा के खींच दिए गर्दन, एकदम पता नहीं चला खाए जा रहे हैं, एकदम बढ़िया लिट्टी पुलाव चोखा सब मिल गया, दबा दिए। अब रात को क्या हुआ? घरे 10 गो आदमी सुत गए हैं, एक के पलंग पे 2 गो पलंग बिछा के, जगह कम मिला ओकरे में घुड़किया के सुत गए हो, अच्छे से भोजन का पाचन नहीं हुआ, रात को जगे रह गए। इस परिस्थिति में जब नींद पूरा नहीं होता है तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है बच्चों अच्छे से काम नहीं करेगा, और वैसी परिस्थिति में भोजन क्या होगा? पूरी तरीके से पाचन नहीं होगा और एसिड का स्राव ज्यादा हो जाता है, ठकार मारने लग जाते हो, और फिर 6 सेकंड में कमाल दिखाने वाला इनो का खोज करने लग जाते हो कि कहां मिलेगा। इनो रख ले बड़ू मम्मी ना, रुको ना, 6 रुपया खुला रख ले रही हो जंजा के ले आओ, लेकिन अब 6 रुपए में भी नहीं मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है वो। तो वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बात है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबने आज बहुत प्यार दिया, लव यू। उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? अब सुनिए, जब पेट में एसिड हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें भस्म डालना पड़ेगा। अब खाना खाते हैं, मीठा खाद्य पदार्थ रहता है, दांत पे आ गया एसिड, दांत पे क्या लग गया? एसिड लग गया। अब दांत पे जब एसिड लग गया तो सुबह खाने से पहले ब्रश नहीं करिएगा तो सारा कीटाणु भीतरी पेट में जाएगा, जो हानिकारक होगा वो दिक्कत करेगा, दांतों में रह जाएगा, सड़ फड़ जाएगा, दांत में खोड़िला निकल जाएगा, समझ गए? तो एसिड के इसका काउंटर करना है, इसका काउंटर करने के लिए एक वो मटेरियल जो इसके विरोध में काम करेगा उसको हम कहते हैं प्रति अम्ल, यानी एंटासिड। तो उसका नेचर कैसा होगा बच्चों? क्षार की तरह होगा, तभी तो इसको खत्म करेगा। चलो, तो ये प्रति अम्ल जिसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय। याद रखना सभी लोग, सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा कि एंटासिड का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है इसका? क्षारीय होता है। कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। क्लियर है? अगला सवाल, CH3COOH का आयुपीएसी नाम। एक बहुत ही बेहतरीन आयुपीएसी का सेशन हम लिए हैं अभी, चैनल पर जाइएगा, वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरे केमिस्ट्री से एक भी आयुपीएसी आपका नहीं छूटेगा। और बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 से 4 आयुपीएसी तो अब जनरली पूछ दे रहा है, तो आप उसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे। यहां पर देखिए CH3COOH, इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 को लिए हम क्या लिखते हैं? इथेन। ई को हटाना पड़ता है, COOH होने के कारण ओइक एसिड को लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे बच्चों इसको? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया? यहां पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो कि सिरका में पाया जाता है। सुक्रोज का सूत्र क्या हो गया? C12H22O11। बहुत ध्यान से, सब ध्यान से, नहीं तो 12-22 बहुत जगह दिख जाएगा। C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। प्यारे साथियों, कल भी आप लोग इसी तरीका से जुड़िए, और कल हम सभी टीचर मिलकर आएंगे और आप सभी लोगों को धमाकेदार वो सिलेक्टेड क्वेश्चन
आज रात में हम सब लोग जग के वो सभी क्वेश्चन को बनाएंगे और आप सबके साथ प्रेजेंट करेंगे। तो कल शाम 6 बजे आप सब लोग जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। रटना नहीं है, समझना है, जहां फंस जाओ वहां पे वो उपाय लगा लेना। क्या है, टोटल कार्बन कितना है, 2 कार्बन को क्या कहते हो, इथेन। ठीक है, अब इसमें साधारण नाम रखना होता है तो एथेन प्लस में ई को हटा करके अमीन जोड़ना पड़ता है। IUPAC नेम के लिए साधारण नाम के लिए तो इथाइल अमीन कह दोगे, लेकिन इसमें एथेनामीन हो जाएगा। एथेनामीन कहीं पे दिख रहा है तो एथेनामीन तो नहीं दिया है, लेकिन साधारण नाम में दिख रहा है इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन यहां पे है ना जी, देखो तो इथाइल अमीन यहां पे है ना बच्चों, इथाइल अमीन है ना यहां पर। स्टडी लवर काहे भाई, अरे कोई भाई किसी का कमेंट डिसेबल नहीं है यार, किसी का कमेंट डिसेबल नहीं है, किसी का कमेंट जो है डिसेबल नहीं है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहते हो। हलीना का रिबन किसने फाड़ा, लाई है, पूछ रहे हैं ना कुछ, बताओ जल्दी किसने फाड़ा। नहीं बताओगे तो मिठाई खिलाएंगे, तो नहीं बताना। हलीना का रिबन किसने फाड़ा बच्चों। हाइड्रोजन जो होता है अधातु होता है, आप सब लोग जानते हो। हाइड्रोजन वर्ग 1 के तत्वों के साथ भी समानता दिखाता है और वर्ग 17 के तत्वों के साथ भी समानता दिखाता है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं क्षार धातु। क्या कहते हैं बच्चों, क्षार धातु। 9:30 में हिंदी की भी क्लास है, 100 क्वेश्चन बना के लाया हूं, 100 क्वेश्चन। ये देख लो, वर्ग 1 को क्षार धातु कहते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। याद रखना, वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो बहुत जरूरी है। वर्ग 15 को क्या कहते हैं, निकोजन कहते हैं जनरली। वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं, चाल्कोजन या कैल्कोजन। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन। और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। और ये सब मैं बेसिक क्लास में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो भाई यहां पे हमारा सही जवाब क्या होगा, क्षारीय धातु। क्षारीय भूमिज मत कहना, क्षारीय भूमिज मतलब मृदा, ये वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है, और ये जो है अक्रिय गैस मतलब कौन सा ग्रुप 18। भाई अकुताना मत, क्योंकि मुझे पता नहीं, इतनी अजीब आदत है, पूरा एक्सप्लेन करते चलता हूं, ABCD नहीं करता हूं। एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, हवा की अधिकता मतलब हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक ने से नीचे ताप पर गर्म करते हैं। एक अयस्क है, जैसे मान लीजिए जिंक का सल्फाइड, ZnS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों, ZnS का नाम अगर कोई बताएगा तो बता दे सभी लोग। ZnCO3 को क्या कहते हैं, कैलेमाइन। क्या कहते हैं, कैलेमाइन। लेकिन ZnS को कहते हैं जिंक ब्लेड। अब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खूब ताप पर गर्म करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इतना ज्यादा गर्म मत कर देना कि ये पिघल जाए, मतलब इसके गलनांक से कम ताप पर ही गर्म करना है, ताकि धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाए और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज भर्जन, रोस्टिंग। देखो यहां पे गलती है, ROST हो जाएगा, रोस्टिंग कहते हैं भर्जन या जारण। क्या कहते हैं बच्चों, भर्जन या जारण, जो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के लिए ही लागू की जाती है। किसके लिए बच्चों, सल्फाइड अयस्कों के लिए। अगर यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह देता तो निस्तापन हो जाता। क्या हो जाता, निस्तापन। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। कॉपर धातु का शोधन कैसे करते हो, कॉपर धातु का शोधन कैसे करते हैं बच्चों। क्रियाशीलता श्रेणी में इसका स्थान हाइड्रोजन से थोड़ा नीचे आ जाता है। यहां पर इसको शुद्ध करने के लिए हम वैद्युत अपघटन वाला विधि इस्तेमाल, वैद्युत अपघटनी शोधन का विधि इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि हवा में सिर्फ ABCD करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास अशुद्ध धातु होगा कॉपर का, अशुद्ध धातु को बच्चों एनोड बना लेते हैं, इसी का दूसरा धातु जो रहेगा उसको क्या बना लेते हैं, कैथोड। ये क्या बन गया बच्चों, कैथोड बन गया, और ये हमारा क्या बन गया बच्चों, एनोड। और जिस धातु रहे, जो धातु रहेगा
उसी धातु का लवण आपके पास रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर का सल्फेट वगैरह यहां पर ले लीजिए और पूरा का पूरा जो है यहां पर सेटअप डाल दीजिए। कैथोड जो है ये क्या है, शुद्ध है, और ये एनोड जो बना है अशुद्ध है। विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसमें से अशुद्ध वाले में से धातु निकल के विलयन में आएगा और फिर जाके शुद्ध वाले पे जमा होता चला जाएगा। इस प्रकार अशुद्धि नीचे यहां एनोड मड के रूप में जमा हो जाती है और कॉपर पूरा का पूरा शुद्ध वाला एक तरफ होते चला जाता है। इसी विधि को कहते हैं वैद्युत अपघटनी शोधन। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत अपघटनी शोधन। क्लियर। अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, अमोनिया मतलब NH3। अमोनिया से संबंधित 2-3 सवाल जरूर पढ़ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमोनिया का प्रकृत क्षारीय होता है बच्चों की, इसका एक कारण है लोन पेयर की उपस्थिति। यहां पर लोन पेयर भी है। अब सुन लीजिए, प्रसंकरण अगर आपसे पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछता है, प्रसंकरण निकालने का मतलब होता है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है प्लस में लोन पेयर कितना है। पेयर का मतलब जोड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर कहते हैं। गांव में तिलक ब्याह शादी हो जाता है तो अपने पट्टी पट्टीदार के लोगों को पूड़ी बांटा जाता है। कहा जाता है फलाना चाची के यहाँ 2 जोड़ी पूड़ी दे दिया। 2 जोड़ी मतलब 4 गो पूड़ी। 1 जोड़ी फलाना चाची के यहाँ दे दिया, 1 जोड़ी मतलब 2 गो पूड़ी। बच्चों यहाँ 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, इसको 2 काउंट मत कर लेना, 1 लोन पेयर। सिग्मा कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, 1 2 3, तो 3 गो सिग्मा प्लस में ये लोन पेयर, तो 3 प्लस में लोन पेयर कितना है 1, 3 और 1 4। प्रसंकरण कितना होगा sp3। खींच नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। नेचर कैसा होता है इसका, क्षारीय। अब चूंकि अनिल भैया का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, अनिल भैया का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे। अनिल भैया का मतलब क्या होता है, अ से अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। यानी कि अनिल भैया क्या करते हैं बच्चों, नीला को लाल करते हैं। यानी अम्ल नीला को लाल करता है लेकिन लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। तो यहां पर ये क्षारीय है तो लाल को क्या कर देगा, नीला। ऑप्शन ए। बहुत जल्दी निकलना चाहिए था लेकिन इतना चीजें मैं बिना बताए नहीं भाग सकता हूं, पता नहीं कैसा आदत हो गया है मेरा। उजला और पीला फास्फोरस, फास्फोरस की ये अपर रूप है, एलोट्रोप्स कहा जाता है। एक सफेद और एक पीला, ठीक है बच्चों, अपर रूप कहेंगे, समस्थानिक मत कहिएगा, अपर रूप कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार करते हो, HNO3। नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने के लिए क्या करते हो बच्चों, भूले तो नहीं हो आप सभी लोग, नहीं भूले हो ना। अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम जाली के अंदर हम प्रवाहित करते हैं, प्लैटिनम जाली से होकर संपर्क करता है। इस विधि का नाम क्या होता है बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि, ये 5 नंबर का सवाल आता है, पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा चुका हूं 3 सवाल। पी ब्लॉक के अंदर ये 3 सवाल हम पढ़ा चुके हैं आप सभी लोगों को, गलती कभी जीवन में मत करना, ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं। अब एक सवाल ये भी समझते चलो, संपर्क विधि से फिर क्या बनाते हैं। संपर्क विधि से हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बना सकते हैं या ओलियम भी बना सकते हैं। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2O7। H2S2O7 ओलियम का फॉर्मूला होता है बच्चों, H2S2O7 ओलियम का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब सुन लो, हैबर विधि से क्या बनाते हैं सर, अमोनिया। अमोनिया के लिए उत्प्रेरक क्या इस्तेमाल करते हैं सर, Fe मतलब लोहे का चूर्ण। और वर्धक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मॉलिब्डेनम इस्तेमाल किया जाता है। अब सुन लो, यहां पर संपर्क विधि से उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल करते हो, संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में हमारा V2O5 रहता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, डी ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रिक अम्ल बनाते हो ओस्टवाल्ड विधि से, लेकिन यहां पर उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल करते हो, प्लैटिनम की जाली, प्लैटिनम का गॉज रहता है, यह ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर है। एक सवाल में इतना सारा चीज, एक सवाल में इतना सारा चीज, क्या हो गया, अमोनिया में प्रसंकरण तो बता दिया ना, 1 2 3 1 4, हाँ ठीक तो है, sp3 है, कंफ्यूज मत करो हमें। अब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 पूछा हुआ सवाल है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं इतना सवाल लॉलीपॉप पूछेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 होता है, बिल्कुल, हाँ जी गौरव कुमार, sp3 होता है। गौरव 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 भैया देखो यहां पे, अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 आया है, ठीक है ना। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा,
देखो बच्चों, ये जटिल यौगिक कहा जाता है या उपसह संयोजन यौगिक कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स। इसमें के किसका पूछा है? Fe का। Fe के नीचे डैश लगा दो। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको डैश लगा दो। वैसे तो आप लोगों को पता होगा K का +1 होता है, तो 1 कोना में 4 मतलब गुना में 4, प्लस इसका निकालना है, नहीं पता x मान लो। साइनाइड का -1 होता है, इनटू में 6। टोटल चार्ज इस पे कितना है? टोटल चार्ज का योग 0 होता है। अगर कुछ नहीं है यहां तो क्या होगा? 0। 4 + 1 4, x - 6 बराबर में 0, तो x - 2 बराबर में 0, और x बराबर में क्या हो गया बच्चों? +2 हो गया। क्या हो गया बच्चों? +2। तो भैया जी सावधानी हटल दुर्घटना घटल। गलती सवाल का आंसर गलती आंसर लगाने से बचना है। PCl5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। PCl5 एक ऑक्सीकारक अच्छा माना जाता है। हाँ लीजिए, आ गया सवाल, आ गया सवाल। पढ़ते समय डिसेबल्ड अकाउंट बताता है, ठीक है मैं आपको देख लूंगा। स्टडी लवर मैं देख लूंगा, मतलब मैं चेक करा लूंगा। रुको, मैं चेक कराने के लिए मैं मैसेज डाल देता हूं अभी। स्टडी लवर नाम है ना। चलो डाल दिया मैं, टेंशन मत लो, मैं डाल दिया। स्टडी लवर जी मैं डाल दिया। क्लियर है? चलो बच्चों आगे देखो। NH3 में N का प्रसंकरण अभी निकाला था sp3, अभी निकाला था sp3। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव रहता है? ओलियम में H2SO4 के साथ क्या रहेगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई मेरे ओलियम का मतलब क्या होता है। ओलियम का मतलब होता है H2S2O7। अब इसमें कह रहा है H2SO4 के साथ और क्या रहेगा? मार दिया इसको हथौड़ा, हथौड़ा मारा तो कह रहा है एक पार्ट में H2SO4 मिल गया, और क्या रहना चाहिए? तो H2 एस एगो है, हमको 2 गो चाहिए, मतलब एगो एस जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 गो है, हमें 7 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन 3 गो जोड़ना पड़ेगा, यानी SO3 चाहिए। क्या चाहिए भाई? SO3 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? बताना सभी लोग। SO3 चाहिए ना? क्या चाहिए? SO3। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं करी जा सकती? वो तो वैसे ही जग जाहिर है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल मत भूलिएगा आप सब लोग, वर्ग 16 के तत्व से ये सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, यानी कि यहां पर मोनो एटॉमिक की बात कर रहा है बच्चों। गैस होते हुए भी कौन सी गैस? जनरली गैस जो होता है बच्चों वो द्विपरमाणुक होता है। ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, क्लोरीन गैस Cl2। लेकिन ये कह रहा है कि गैस भी है और एकल परमाणविक भी है। तो एकल परमाणविक वही हो सकता है जो अकेले रह रहा हो और जिसकी भौतिक अवस्था गैस हो। वो हमारे पास होता है अक्रिय गैस। अक्रिय होने के कारण वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और अकेले भी रहता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। बच्चों जेनॉन को हम लोग अपवाद में रखते हैं, ये कुछ परिस्थितियों में यौगिक बना लेता है, इसलिए अक्रिय गैस को अब अक्रिय ना कह करके उत्कृष्ट गैस कहना बेटर समझा जाता है। ठीक है ना सभी लोग? ध्यान रखना सभी लोग। तो यहां पर बच्चों हमारा जवाब दिख रहा है हीलियम। चूंकि अकेले है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत उच्च होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 और 5, कक्षा के कक्षा एल। इसका मिल गया 2 और 6। जिस भी परमाणु के या जिस भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लास्ट में 5, 6, 7 दिख जाए, समझ जाइएगा वो क्या है? अधातु है। ये क्या है बच्चों? अधातु। नॉन मेटल्स कहे जाएंगे इसको। क्या कहते हैं बच्चों? अधातु कहे जाते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक है? नाम को जरा गौर करो। पॉलीथीन जो है बच्चों, पॉलीथीन मारा इस पे हथौड़ा, हथौड़ा मिला, कितना शब्द मिला बताना जरा। हथौड़ा मारा तो कितना शब्द निकला? पॉली प्लस में इथीन। पॉली प्लस में इथीन, यानी कि पॉली मतलब बहु। अब बहु माने घर के पतो ही ना। बहु का मतलब मेनी मोर, बहुत सारा, नंबर्स। इथीन का बहुलीकरण कराने पर, बहुत सारे इथीन का बहुलीकरण कराएंगे तब जाके पॉलीथीन मिलेगा। पॉलीएस्टर, तो एस्टर वाला पार्ट हो जाता है। समझ गए सभी लोग? क्लियर है? ज्वर को कम करने के लिए, ज्वर मतलब बुखार, ज्वर का मतलब क्या हो गया? बुखार। किसी से घर में बात करिए,
तुरंत कोई मम्मी चाची लोग क्या बोलती है, दादी विशेष कर कहती है बबुआ का तनी जर बुखार हो गई बा, जर बुखार कहते हैं, जर बुखार, जबकि ज्वर कहते हैं। तो भाई मेरे ये अंतिम पीढ़ी है हमारी माता जी लोग की, जिनका कोई कहते हैं ना इतना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का बहुत केयर करती हैं। और वही वाली कहानी हो गई, इनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, इनको एंड्रॉयड फोन तक चलाने नहीं आता है। ये एंड्रॉयड फोन को बड़ा फोन कहती हैं हमारी माता जी लोग। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी मां मिली है, जो इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने संतान का केयर करती हैं। लेकिन आधुनिक परिस्थिति में आने वाले समय में हम लोग मोबाइल फोन में इतना जकड़ गए हैं कि पास रह करके भी हम पास नहीं हो पाते हैं। बाकी मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी लोग समझ गए। देखो बच्चों, बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल खा लेते हैं, कालपोल खा लेते हो, तमाम दवाइयां खा लेते हो, लेकिन ज्वर नासी को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपायरेटिक। कई बार बच्चों ऑप्शन सिर्फ यही दे देगा, ऐसे दे देता है, कई बार ऑप्शन सिर्फ ओपन लिख देगा एंटीपायरेटिक, सीधा लिख देगा एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। क्रैश कोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत अमेजिंग आएगा, जो आप शायद सोचे भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? बोल रहा हूं मतलब कुछ तो है, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, वैसा कुछ मैं करने जा रहा हूं। बस टेंशन मत लेना, थोड़ा दिन वेट कर लो, थोड़ा दिन मतलब बस विद इन 1 वीक कुछ ना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? OH। OH COOH किसके लिए होता है भाई? कार्बोक्सिलिक के लिए। किसके लिए बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल। CHO को क्या कहते हो? एल्डिहाइड। क्या कहते हो? एल्डिहाइड। CO को क्या कहते हो? कीटोन। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो तो क्लियर है? ऑप्शन ए। हीलियम का संकेत सूत्र क्यों कहा गया? चूंकि ये गैस है, गैस का सूत्र हो सकता है, यौगिक होता है ना वो। C6H5OH यौगिक का क्या नाम है? C6H5OH का मतलब ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग के साथ OH लगना, इसी को कहते हैं ना C6H5OH। ये हमारा फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फिनॉल। फिनाइल मत कह देना, फिनाइल बिल्कुल ही अलग है, ये फिनॉल कहलाएगा भैया, फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनॉल। डेटॉल का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं बच्चों? एंटीसेप्टिक के रूप में। डेटॉल का उपयोग हम कहां करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में। कहीं शरीर में बैक्टीरिया वगैरह या फिर नहाना धोआना, कहीं पे भी कुछ भी हो डेटॉल कर लेते हैं, कहीं कट फट जाए वैसी परिस्थिति में भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? डेटॉल का। रवि कुशवाहा जी बच्चों ऑब्जेक्टिव में तैयार कर रहा हूं। रवि 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 इग्नोर नहीं कर रहा मेरे भाई, पढ़ाने में लगा हुआ हूं, कह रहे हो इग्नोर कर रहे हैं। ओह, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे भाई, ऐसे तो कम से कम मत बोलो। चलो आगे चले बच्चों, अगला सवाल। H2SO4 क्या है? देखो अब ये कैसे निकालोगे? ऑप्शन में दिख रहा है द्विभाषमिक अम्ल, एकल भाषमिक, एकल अम्लीय भस्म। मतलब अम्ल है, भस्म है, ये तो हम श्योर हैं कि भस्म नहीं होगा, तो भस्म नहीं होगा मतलब ये गलत है, क्योंकि इसमें भस्म लिखा है, तो भस्म हम नहीं कहेंगे। ये भी भस्म लिखा है तो ये भी गलत है। ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन द्विभाषमिक एकल भाषमिक, ये कैसे, ये क्या हो गया भाई, कैसे पहचानेंगे? तो H2SO4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो SO4 का, तो ऐसे बनता है बच्चों स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इस तरीके से। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, लेकिन बॉन्ड ही है, ये बॉन्ड ही है, इसको सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान के चलिए। इधर H और इधर भी H हो गया। बच्चों OH समूह पे फोकस करो, OH समूह कितना मिल रहा है? भाषमिकता की बात किया है ना, OH समूह इसमें टोटल कितना है? 2, एक इधर और एक इधर, तो 2 OH समूह होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? डाई बेसिक एसिड, द्विभाषमिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? डाई बेसिक, यानी कि 2 द्विभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल, डाई बेसिक। अब कहने का मतलब कि मेरे भाई एक सवाल ये भी पूछ देता है, बताओ H3PO4, इसके जगह पे H2SO4 के जगह पे H3PO4 दे देगा, तब क्या करेंगे? तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? H3 है ना, इस तरीके से H3PO4 बन गया। अब देखो इसमें कितना आ गया बच्चों? OH ग्रुप 3, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? ये त्रिभाषमिक, ट्राई बेसिक कहलाएगा, ये त्रिभाषमिक अम्ल कहलाएगा। समझ गए सभी लोग? त्रिभाषमिक अम्ल, ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बच्चों? ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड।
चलो बालक मैं थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दूं। CH4 में सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा? CH4 का स्ट्रक्चर बनाया सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। याद रखना सभी लोग, मैं लिख देता हूं इधर, सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा, सिग्मा डबल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा और एक पाई, मतलब पाई और सिग्मा कह सकते हो, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या हो जाता है? पाई सिग्मा पाई। क्लियर? याद रखना सभी। तो यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया बच्चों? 4 4 हो जाएगा, 4 यहां पे है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट है। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? पहला आवर्त में बच्चों इधर एक हाइड्रोजन मिलता है और इधर कोना में हीलियम मिलता है 18वां में। ये वर्ग 1 हो गया और ये वर्ग 18 हो गया। दूसरा आवर्त में चलते हो तो क्या मिलता है? लिथियम, और यहां पर बेरिलियम मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल, और इधर से आपको मिलेगा क्या क्या? बोरॉन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कितना तत्व हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो तत्व होता है। दूसरा आवर्त में पूछा है, दूसरा आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ठीक है ना? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक है? लायोफिलिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं लियोफिलिक। मारेंगे हथौड़ा, 2 शब्द निकलेगा। हथौड़ा मारे कितना शब्द फेंकेगा? ये 2। एक मतलब लियो फेंकेगा और एक फिलिक। लियो का मतलब होता है बच्चों लिक्विड, अब नाम से ही समझ में आ रहा है। लिक्विड को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव कहते हैं। और फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लगाव। लव लिख सकता हूं, आप लोग गलत मीनिंग मत लिखें, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। इसको आप कह सकते हो अनुराग। लो, अनुराग कह लो, लगाव कह लो, प्रेम कह लो, स्नेह कह लो। समझ में आ गया? हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये लिक्विड से जिसको लगाव होगा भैया वो तो गोंद हो जाता है। सीने बार पारा का एक बहुत बढ़िया अयस्क माना जाता है। पारा का बहुत अच्छा अयस्क माना जाता है जिसका नाम क्या है बच्चों? सीने बार। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। पारा का संकेत Hg होता है, लेकिन सीने बार का सूत्र क्या होता है? HgS। इसी से इसका निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन ए। PbS इसको कहते हैं गैलेना। इससे किस धातु का निष्कर्षण किया जाएगा? लेड का, यानी कि सीसा का, Pb का। जेडनेस मतलब जिंक ब्लेड हो गया, इसको क्या कहते हो? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। और ये इससे जेडन निकाला जाता है। क्लियर है? हर एक ऑप्शन के बारे में सीखो समझो। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? पूछा हुआ सवाल है। परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है ना, एक बढ़िया से परमाणु बना दो, ये नाभिक बना दो। नाभिक के अंदर आप सब लोग जानते हो N+P होता है। अब सब लोग जानते हो समस्त परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। समस्त परमाणु का द्रव्यमान कहां पे केंद्रित रहता है बालक? नाभिक के अंदर। समस्त परमाणु का द्रव्यमान कहां केंद्रित रहता है? नाभिक के अंदर। जरा लिखो कहां पे? नाभिक के अंदर। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दो, N+P को जोड़ दो, निकल के आ जाएगा। N+P को जोड़ दो, कहीं पे दे रहा है? हाँ देखो, C नंबर में दे रहा है ना, C नंबर में दे रहा है। क्या स्थिति है? समझा लूंगा। 9:30 में भी क्लास है बच्चों हिंदी का। हिंदी भी 100 नंबर का है, जरा उस पर भी ध्यान रखना। और 100 ऑब्जेक्टिव बनाया हूं। बिना बूझे चूना को जब जल में डालते हो तो कौन सी अभिक्रिया होगी? भैया बिना बूझा चूने को पानी में डाल दिया। बिना बूझे चूने को क्या कर दिया? पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डाल दिया। लो ये चूना है, ये चूना डाल दिया बच्चों। अंडा दिख रहा ना, लेकिन अंडा नहीं है ये। क्या ये? चूना है। ये चूना कौन सा है? बिना बुझा हुआ चूना। जैसे पानी में डालेंगे हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में डालोगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उष्मा बहुत निकलता है, फटफट की अब मतलब देखो ना, आवाज टाइप का करने लगता है। और हाथ नहीं डाला चाहिए इस समय हाथ डालने पर बहुत इतना उष्मा निकलता है, हाथ फटने की भी संभावना होती है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, उष्मा छेपी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उष्मा छेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहा जाता है, एक्सोथर्मिक। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं एस ऑर्बिटल का।
अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पूरा 3D स्पेस है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एक मक्खी अगर ऐसे बार बार गोल गोल घूम रही है, यहां पे कोई रास्ता नहीं है, कोई तार नहीं है, लेकिन इसी स्पेस में, इस त्रिविम स्पेस में वो ऐसे गोल गोल बार बार ऐसे ऐसे घूम रही है, तो एक हम जब बार बार देखेंगे ना तो एक गोलाकार ऐसा रास्ता क्रिएट हो जाएगा, ये एकदम ऐसे लगेगा कि इसी पर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जब चलने लगे तो ये एस ऑर्बिटल होता है बच्चों। क्या होता है? एस ऑर्बिटल, जानकारी के लिए। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे भागने लगे, इस तरीके से चलने लगे, ऐसे एकदम, समझ रहे हो सभी लोग, इस तरीके से भागने लगे, मतलब देखो एकदम डमरू बन रहा है महादेव जी का, महादेव जी का डमरू बन गया बच्चों। कहते भी हैं इसको, ये पी हो गया, एस पी ऑर्बिटल, मतलब ये डम्बबेल कहते हैं, डम्बबेल मतलब डमरू की तरह। लेकिन डी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगे, इस तरीके से ऐसे आकर के और ऐसे चलने लगे, देखो ये फुलपति डबल डमरू बनने लग गया, ये डबल डमरू बनने लग गया बच्चों। इस पथ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन चलने लगता है ऑर्बिटल के अंदर, इस तरीके से। तो बताओ, ऐसा लग रहा है ना दूधू को डमरू हो गया एके में, दूधू को डमरू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरा बताना। तो ये हो गया हमारा डी ऑर्बिटल। और लीफ लाइक होता है बच्चों एफ का, तो उसका तो जरूरत नहीं है आप लोगों को, एस पी और डी। तो भैया यहां पर डी ऑर्बिटल का पूछा है, तो डबल डम्बबेल वाला याद रखना। डम्बबेल मतलब डमरू, डम 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 डम। तो डबल मतलब ये 4 लॉब्स रहता है, 1 2 3 4। लेकिन जब पी का पूछेगा कभी तो सिर्फ 2 लॉब्स यानी कि डम्बबेल कह देंगे। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया सभी लोग, बताना। क्लियर हो गया हो तो एक बार दिल का इमोजी लगा दो सभी लोग। और भाई मेरे प्लीज, आप सभी लोग अगर चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज हमारा निमंत्रण स्वीकार करिएगा, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमें जीरो से फिर से वापस मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास भी 1.5 मिलियन का चैनल था आप सबके प्यार से, लेकिन बहुत सारी चीजें वैसी हुई, वो चैनल फाइनली स्ट्राइक हो चुका है, तो वो है नहीं। बट अभी इस चैनल पे हम जीरो से काम कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार साथ मिला रहे, हम दिन रात मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। हम आपको बदले में बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, बस आप हमें मोटिवेटेड रखते रहिए, बस मोटिवेट करते रहिए। इसके लिए क्या चाहिए, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ऐसी परिस्थिति में अपने शिक्षक को, अपने पेरेंट्स को, जब आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ऐसा होता है गलत, तो उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनको हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। तो हमें भी पॉजिटिव करने की कोशिश करिए आप लोग। वैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूं आप सबके साथ, मजा आता है, मैं क्लास में रहता हूं। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, वीडियो पर कमेंट किया करिए, शेयर करते रहिए बच्चों के साथ, तो हमें भी आनंद आएगा। फिलहाल इसका आंसर डबल डम्बबेल हो जाएगा। कपड़ा धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसको, Na2CO3.10H2O। कुछ गलत तो मैं नहीं ना कहा, कुछ गलत तो मैं नहीं कहा ना आप लोगों से, कुछ गलत तो मैंने नहीं कहा। आप अपने बड़े भाई से पूछना, अपने बगल के भैया से पूछना, पिछले 4 साल में जिसने इंटर किया होगा उनसे पूछिएगा, शायद वो हमें जरूर जानते होंगे, अगर वो ऑनलाइन की दुनिया में आए होंगे तो। क्षारीय मृदा धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? क्षारीय मृदा धातु का मतलब वर्ग 2। वर्ग 2 का तत्व मतलब बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आज के जमाना में या कोई जमाना हो, जमाना से कोई मतलब नहीं, हमें तत्व का नाम याद होना चाहिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम कहते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे, जो भी डालना है डाल दो। बस याद रखने का एक ट्रिक है बच्चों, इन सब का आप निकालोगे ना, सबके लास्ट में क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप गौर करके देख लो, इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, इसका 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2, इसका करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। देख रहे हो सबसे लास्ट में s2 आ रहा है, इसमें आएगा 4s2, s2 आ रहा है, इसके लास्ट में 5s2 आएगा। 2 3 4 5 मतलब नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन s2 जरूर रह रहा है। n क्या है? कक्षा की संख्या जो 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 3 4 5 ये कक्षा की संख्या है, ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हो जाएगा? NS2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? NS2 हो जाएगा। क्लियर है?
अगला सवाल, बूझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा, क्या कहा, ये कहलाता है कली चूना, जिसको हम कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा चूना। और अगर वो बूझ गया मतलब कि पानी के साथ मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है, जिसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। 10th में ये बड़ा अच्छा एक सवाल था। अब इसकी पुताई कर देते हैं दीवारों पर, पेंट कर देते हैं ना, पुताई जिसको कहते हैं, तो वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगमरमर बना लेता है। अब टाइल्स तो नहीं, मार्बल्स तो नहीं बनेगा, बट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कह रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। जैसे जैसे चूना सूखते जाएगा वैसे वैसे चमक बढ़ती चली जाती है। बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2 किसका है? चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहां पे 6 की बात आ रही है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब सोचिए 3d6 और 4s2, ये कितना हो गया? 6 2 8 6 14 2 16 6 22 2 24 2 26, 26 परमाणु संख्या होना चाहिए। जेड का मान 26 होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल कहता है 26 का मतलब आयरन। परमाणु संख्या 26 किसका होता है? आयरन का। इनमें से कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ई डाल देते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया बच्चों? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? 2 2 4 6 10 8 18, यहां तक क्या हो गया? आर्गन, आर्गन और 3d6 4s2। ये 26 आयरन का होता है, लेकिन आयरन तो नहीं है ना इसमें, आयरन तो है ही नहीं बच्चों। अगला, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं उसको, याद रखना। बोरेक्स का मतलब सोडियम टेट्राबोरेट। बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये हमारा हो गया वर्ग 13। 14 में क्या आता है? काशी जी शंकर पार्वती। अब सोचिए बोरॉन किसके साथ विकर्ण दर्शाएगा? बोरॉन, बोरॉन विकर्ण मतलब तिरछा, किसके साथ? तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? बता दीजिए सभी लोग चैट में फटाफट से, क्योंकि अब हम लोग समाप्ति के दौर पे हैं। जल्दी बालक जल्दी। ला 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 ला, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, बहुत बढ़िया। सी जवाब लगा दिए हो, देखो यहां पर सी, बहुत सुंदर। मतलब समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? क्लियर? सिलिकॉन विकर्ण का मतलब तिरछा तिरछी वाला लगा लो बस। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक दिखे हुए ऑप्शनों में तो ग्रेफाइट दिख रहा है। ग्रेफाइट विद्युत धारा का भी प्रवाह करता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और नेटवर्क सॉलिड है तो उसमें उष्मा का भी चालक होगा। निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत किसमें पाया जाएगा? देखो ग्रेफाइट की संरचना थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं तो शायद आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए, ये विद्युत का सुचालक क्यों होता है। हालांकि आप सब लोग जानते ही होंगे। ये बच्चों क्या होता है? एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बनों के साथ ही बॉन्ड बना पाता है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा गया ये नहीं पूछा गया है, ये मैं पिछला सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है बच्चों? अब सुनो, कल 9:30 बजे, कल अभी आज रात 9:30 बजे जुड़ना है आप लोगों को, और कल शाम 6 बजे जुड़ना है सभी टीचर्स एक फ्रेम में। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट। क्या जवाब दे रहे हो? सी, बहुत बढ़िया। हीरे में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? हीरा का संरचना बनाते हैं। हीरा का मतलब एक ये कार्बन हो गया, ये ऐसे दूसरा और ये तीसरा। ये एक कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा होता है भाई? 4। अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। चारों के चारों सह संयोजक बॉन्ड होते हैं, और वो बॉन्ड कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट। ये क्या हो गया बच्चों? सिग्मा 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 सिग्मा। कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचा, पूरा का पूरा क्या हो गया? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब H का वैल्यू 4, तो प्रसंकरण क्या आ जाएगा? sp3। sp3 जब H का वैल्यू 4 हो जाए तो क्या कहते हैं? प्रसंकरण, sp3। अगला सवाल, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कल ही मैंने बताया है, यह सवाल मैं कल ही आप लोगों को पढ़ाया हूं।
कल ही मैं पढ़ाया हूं, कल ही पढ़ाया हूं कि भैया जी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो भैया जब तत्व है कार्बनिक यौगिक तो कार्बन तो मस्ट कंटेन, कार्बन तो होना ही चाहिए, बिना कार्बन का कार्बनिक यौगिक नहीं हो सकता। मतलब इसका रहना अवश्य है, इसका रहना तो एकदम जरूरी है। परंतु 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 इसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तमाम हो सकते हैं, लेकिन इसका रहना अवश्य है। इसमें से कोई रहे ना रहे चल जाएगा, लेकिन कार्बन नहीं रहेगा ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो अवश्य का मतलब उपस्थित होना ही चाहिए, मस्ट कंटेन मतलब एकदम होना ही चाहिए कार्बन। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें अपने ही तत्वों के साथ श्रृंखला बनाने में ये बहुत आगे रहता है बच्चों। कार्बन यही कारण है कि आज कार्बनिक यौगिकों की संख्या मिलियंस बिलियंस में है। सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बच्चों समझ में आ रहा है? कमेंट रुक गया है आप लोगों को, कमेंट रुका हुआ है क्यों भाई? हाँ कमेंट, अच्छा अभी आने लगा, फिर आने लगा। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है, और ये कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन। नाइट्रोजन में भी पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन में। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन होता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब आप लोग पढ़े होंगे नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, सब पढ़े हो ना? इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही में BF3 याद रखना ऑप्शन में, BF3 बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है, नाभिक स्नेही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसके चूंकि इसके साथ क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक वाला फ्लोरीन तत्व है, इस वजह से भी, और एक लोन पेयर भी है। एल्किन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देगी? योगात्मक अभिक्रिया। एल्किन जो होता है बच्चों क्या करते हो, इसमें आप एल्किन में कोई चीज जोड़ देते हो, HX है जोड़ दिया, एक टूटा यहां पे गया, एक टूटा यहां पे गया, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या है ये बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया, एडिटिव। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई, देखो आप सभी लोग जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा चीज आप सभी लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बड़ी लकड़ी जल्दी टूट जाती है क्योंकि लंबा होता है, उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सबसे लंबा ये है, सबसे छोटा ये हो जाएगा। अब सुनिए ट्रिपल बॉन्ड, बंधन की बहुलता बढ़ने से लंबाई कम हो जाती है। ये एक से बहुत हुआ दो, दो से बहुत हुआ तीन, बहुलता बढ़ते गई लेकिन लेंथ कम होते चला जाता है। सबसे ज्यादा लेंथ इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन। अब आप सभी लोग जानते हैं बंधन की लंबाई को एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर वगैरह में माप लिया जाता है। इसके बाद डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है और इसका हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब 1.54। यहां पे ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? 70, 71 हो गया, 72 नंबर सवाल। कार्बन की संयोजकता, वाह क्या बवाल मचा दिए। कार्बन की संयोजकता, कार्बन 6 होता है बच्चों, 2 और 4। अब कोई ये मत कहना कि सर इतना छोटा छोटा सवाल पूछेगा क्या, ये पूछा हुआ सवाल है, मैं अपनी मर्जी से लेके नहीं आया हूं, ये पूछा हुआ सवाल है बच्चों। कहते हैं छोटा घाव बड़ी दुख जाता है, कभी बड़ा घाव तो ऐसे ही पटका पटका के निकाल देते हैं, छोटा घाव बहुत दर्द देता है। कभी भी छोटे सवाल को छोटा समझ के इग्नोर मत करना, ठीक है ना? इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ये नहीं होना चाहिए। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 2 और 4, कक्षा के कक्षा एल। अष्टक पूरा करने के लिए और साझेदारी कितने का करेगा? 4, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। अगला सवाल, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है बच्चों? आयोडीन हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग आज जो है 70 सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं भाई मेरे,
70 सवाल जो है कंप्लीट कर दिए हैं और इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोगों से मैं निहोरा करूंगा। देखो भाई, टेलीग्राम पे भी हम पीडीएफ दे देंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक हम पिन कर देंगे, आप लोग वहां से जुड़ जाना। लेकिन टेलीग्राम के अंदर डेली मैसेज आता है तो वो पीडीएफ बहुत ऊपर दब जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पर फ्री में आपको ये पीडीएफ मिलता है। हमारे साइंस संग्रह के एप्लीकेशन को आप तुरंत इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो प्ले स्टोर पर साइंस संग्रह ऐप डालिएगा, साइंस संग्रह आएगा, इंस्टॉल करिए, नंबर डाल के ओटीपी डाल के सबमिट कर लो, क्लास चुन लो और आप जाना यूट्यूब पीडीएफ करके, एकदम स्क्रीन पे फ्रंट पे ही दिखेगा, यूट्यूब पीडीएफ पे क्लिक करना, अपना सेशन सेलेक्ट कर लेना कि आप 24-25 के स्टूडेंट हैं, उसमें जाइएगा, केमिस्ट्री विषय के अंदर जाइएगा, आपको हमारी इस थंबनेल के साथ ये पीडीएफ अटैच्ड मिल जाएगा। और आज का क्लास कैसा लगा हमें मोटिवेट करने के लिए जरूर आप सभी लोग हमें कमेंट करिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि हक बनता है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है। हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जिसके लिए काम करते हैं, अगर सामने वाला का रिस्पांस नहीं आता है तो हम स्वयं को असहाय समझने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो और मैं आपको रिस्पांस नहीं करूं कि भाई कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, अच्छे से याद करो, ऐसे लिखो, ऐसे पढ़ो, तो आपको भी खराब लगेगा। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप फीडबैक देते रहिए कि आपका क्लास अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, जरूर बताइए। सभी लोग वीडियो खत्म हो जाने के बाद जरूर कमेंट करिएगा, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन होगा। फिलहाल अभी 9:20 हो रहा है, 10 मिनट बाद फिर मिल रहा हूं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हिंदी का, क्योंकि 100 नंबर का वो भी पेपर है और उस पर भी हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए बेटर होगा साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय। और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाना आप सब लोग, लिंक है यहाँ पे। बाय बाय।